सर ये 26 सालों में बीजिंग को कितना बदलते हुए देखा आपने? 1999 में आप चाइना आए, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका जो ये चीनी सफ़र जो शुरू हुआ, वो कैसे हुआ? बचपन में तो हम लोग सुनते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई। आपने ये सवाल बहुत ही सही पूछा है। चीन के बारे में हमने काफ़ी सुना है, लेकिन सच में क्या है ये बहुत कम लोगों को पता है। सर ये ड्रामा होता क्या है? क्योंकि हमने बहुत लोगों से सुना है, अरे यार ये बहुत ड्रामे करता है, ड्रामा करता ये बहुत ड्रामा करता है, या बहुत ड्रामेबाज है। तो आखिर ये ड्रामा होता क्या है? और ये ड्रामा और एक्टिंग में क्या अंतर है? हाँ। तो मैंने ऐसे करके पानी पिया तो ड्रामा नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगा लेमन वाटर, वाओ, लेट मी टेस्ट, वाह, यम्मी। नमस्कार। आज पॉडकास्ट में मौजूद है एक बड़े खास मेहमान जिनका जीवन किसी रंगमंच से अलग नहीं है। आज से 26 साल पहले आए थे चाइनीज लैंग्वेज पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ने लगे ड्रामा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे चीनी छात्रों को ड्रामा पढ़ाने लगे, सिखाने लगे। इन 26 सालों में उन्होंने बीजिंग को बदलते हुए देखा है। तो आज मैं स्वागत करता हूँ हमारे मेहमान मोहम्मद रिजवान जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर, और बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। आपसे भी मिलके बहुत खुशी हुई। सर ये 26 सालों में बीजिंग को कितना बदलता हुए देखा आपने? बहुत ज़्यादा। शुरुआत में जो हमने देखी थी पेचिंग में, जो ट्रैफिक जाम इतने ज़्यादा, पोल्यूशन इतना ज़्यादा, और उसके बाद इन्होंने सब कुछ ऐसे कंट्रोल किया है। और उसके बाद पेचिंग की जो बदलाव की जो सबसे बड़ी वजह है वो है सन 2000 में पेचिंग को ओलंपिक्स का होस्ट घोषित करना। ठीक है। तो सन 2000 में मैं यहाँ पे आया था 99 में। हम्म। एक सदी पुरानी बात हो गई। ठीक बात है। तो 2000 में जब इन्होंने बदलना शुरू किया पेचिंग में, तो सब कुछ बदल दिया। सब कुछ जो रोड्स टेढ़ी मेढ़ी थी उनको सीधी कर दी। अच्छा। ओके। हाँ। और तो सर जो जी तैयारी थी ये 2008 जो विंटर, सॉरी 2008 में जो ये समर ओलंपिक जो होना जी था जी बीजिंग में, जी तो जी उसकी तैयारी शुरू कर दी गई थी जब आप आए थे यहाँ पर? उससे पहले से तैयारी शुरू हो गई थी, क्योंकि अच्छा। बिड वो बहुत पहले से ही मतलब करना सोच रहे थे। लेकिन 2000 में फाइनल हो गया हम्म। कि 2008 में पेचिंग में ही होगा। ओके। उसके बाद सब कुछ यहाँ पे पिकअप किया। तो वो क्या क्या चेंजेस हुआ? अब अभी तो मैं बता रहा था कि रोड जो टेढ़ी मेढ़ी थी वो सीधी हो गई, हम्म। रोड सारी चौड़ी हो गई। रोड्स के किनारे जो छोटी छोटी दुकानें थी उनको साइड में करके कहीं एक जगह पे उनको कर दिया गया, एक मॉल में। अच्छा, इसके अलावा जो है सबसे अच्छी बात जो हुई पेचिंग में, जो मैंने तभी बोला कि पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम थी उसको कंट्रोल करने के लिए भी, और मुझ जैसे लोगों के लिए, चूँकि मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत पसंद है। एक तो आप जब आप लेते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, तो आप जिस शहर में रह रहे हैं उसके लिए आपका योगदान हो रहा है, हम्म। चूँकि आप जो है ग्रीन ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और इसके अलावा आपके पैसे भी बचते हैं। ठीक बात है। तो यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंशन हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड। जब मैं आया था तो आपको यकीन नहीं होगा, सिर्फ 2 मेट्रो लाइन्स थी यहाँ पे, लाइन अच्छा। 1 एंड लाइन 2। हम्म। अभी मैं कल चेक किया, हम्म। 27 मेट्रो की लाइन यहाँ पे ऑपरेशन में अभी है, और ओके। कई सारे लाइंस पे अभी काम चल रहा है। मतलब जो मेट्रो का यहाँ पे काम हुआ है वो ऐसे हुआ है कि मतलब प्लास्ट की तरह सब कुछ, मतलब हर तरफ, इधर उधर उधर हर जगह। तो पिछले 26 सालों में आपने बहुत ड्रास्टिक चेंज आपने देखा बहुत बीजिंग में। ड्रास्टिक चेंज देखे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपने काफ़ी चेंजेस देखा आपने? इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस देखे हैं। बिल्डिंग्स जो है, एक यहाँ पे जगह है जिसको बोलते हैं सीबीडी। जी। सीबीडी एरिया में जो है वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग थी, बहुत कम थी। लेकिन 2000 के बाद में सारे सीबीडी में बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन गई। सारी बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज के सारे ऑफिसेज वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट से लेके और भी सारी कंपनीज। और एक जो सबसे अहम चीज़ हुई है
यहाँ सिर्फ वो पेचिंग के अंदर के ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं, बल्कि पेचिंग से बाहर अब जब जाते हैं दूसरे शहरों में चीन के, तो 2000 से पहले काफ़ी वक्त लगता था। उसके बाद बुलेट ट्रेन शुरू हुआ। आज के ज़माने में पेचिंग से कहीं भी आप जाएं, शांघाई जाएं, क्वांगचो जाएं, शंजन जाएं, कहीं पे भी आप जाएं, 5, 6, 7 घंटे में बुलेट ट्रेन में आपको पहुंचा देगी। मतलब हवाई जहाज़ में जो वक्त लगेगा, आपको थोड़ा पहले जाना पड़ता है एयरपोर्ट मतलब आप वगैरह कहें के कि लिए। छोटे मोटे शहर जो भी है, जितने भी शहर, सबकी कनेक्टिविटी है बीजिंग से। कनेक्टिविटी और ज़बरदस्त हो गई, मतलब तेज़ कनेक्टिविटी, वो स्लो वाली नहीं रही। मतलब आप जी। कहीं भी जा सकते हैं फास्ट। तो अब आज के डेट में जो है, पेचिंग से पूरे चीन के बड़े-बड़े शहरों की कनेक्टिविटी 5-6 घंटे में आप पहुँच जाइए। जी। मतलब 2000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। तो ये सब तो चीज़ें और भी। क्या चेंज देखा आपने? लोगों के चीज़ों में, लोगों के उसमें भी आपने चेंज देखे, हाँ। पहनावे में भी चेंज देखा आपने? क्योंकि 26 साल सर, ढाई दशक कोई छोटा समय नहीं होता है। वो ढाई दशक आपने यहाँ बीजिंग में निकाले जी, हैं, जी, देखे जी, हैं वो जी, जी। आपने। जी, जी, जी। तो और क्या चेंज देखा? लोगों के पहनावे में भी कोई चेंजेस आया? इंफ्रास्ट्रक्चर का आपने बता दिया, जी। आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आपने बताया। अब क्योंकि हम देखते हैं कि कैशलेस, क्योंकि हाँ, इंडिया में भी अब लोग कैशलेस होते जा रहे हैं, लेकिन चीन में कैशलेस बहुत पहले से होने लगा। तो बिल्कुल। मैं आपसे कुछ ऐसे वाकया जानना चाहता हूँ कि जब आप आए तो पहले कोई दिक्कत, क्या चैलेंजेस फेस करते थे, आज वो चैलेंजेस ही नहीं रहे आपके लिए? जी, 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 जी। नहीं, आपने ये सवाल बहुत ही सही पूछा है। और जो आपने पूछा कि उनके पहनावे के बजाय हम लोग रहते हैं कि उसके उसके रहन-सहन में, उसके हम्म तौर तरीके में क्या बदलाव है। हम्म। तो आपने जब ये बात की कैशलेस, ये बहुत ही ज़बरदस्त उम्दा बात है। तो जब हम लोग शुरू में आए थे, तो हर चीज़ जो है कैश से ही होता था पेमेंट। ठीक है। सारे पेमेंट कैश से ही होता था। और वो अच्छा, एक ख़ास बात यहाँ पे बीच में एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि इस शहर को 2008 तक किसी भी दुनिया के किसी डेवलप देश के शहर के स्टैंडर्ड में लाके खड़ा कर दिया है। ओके। मतलब हर तरह से, क्योंकि ओलंपिक्स जो है वहीं पे हो सकता है जहाँ पे किसी अमेरिकन या यूरोपियन के शहर के बराबर का सब कुछ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके हर कुछ हो। तो 2008 तक तो ये हो चुका था। लेकिन उससे पहले जब काम शुरू हुआ 2008 से पहले, तो इन्होंने सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं, सॉफ्टवेयर पे भी काम करना शुरू किया। तो जैसे आपने कहा कैशलेस, और पेचिंग की खास बात जो मैं बता रहा था कि ये शहर जो है बहुत ही उम्दा शहर है हर तरह से। ट्रांसपोर्टेशन से लेके, कनेक्टिविटी से लेके, हेल्थ केयर यहाँ की बहुत अच्छी है। हेल्थ केयर सिस्टम से लेके सब कुछ अच्छी है, लेकिन सब कुछ अफोर्डेबल है। हम्म। मतलब यूरोपियन और अमेरिकन शहरों के मुकाबले काफ़ी अफोर्डेबल है। तो जब शुरू में हम लोग आए थे, तो कैश में जब पे करते थे, तो कुछ माओ में, कुछ फन में, मतलब कुछ पैसे की चीज़ें मिलती थी। जैसे मान अठन्नी लीजिए चवन्नी। आठनी चवन्नी। ठीक है। जैसे आलू हम लोग जाते थे खरीदने के लिए, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो खाना हम लोग खुद से बनाते थे। हम्म। और शुरुआत में तो इंडियन खाना उतना हमें पता नहीं था, चाइनीज़ कौन सा खाना हमें पसंद आए, कुछ कौन नहीं आए। और स्टूडेंट थे हम लोग, स्कॉलरशिप में आए थे, तो खाना खुद से बना लेते थे। तो आलू खरीदने जाते थे, तो मुझे याद है कि 70 या 80 पैसे यहाँ के हिसाब से आलू मिलता था। हम्म। तो आप अगर मान लो आधा किलो या 1 किलो लोगे, तो उसमें कुछ छुट्टी पैसे, तो काफ़ी कॉइन्स वगैरह हमारे पास हो गए थे। ठीक है। अ, बाद में थोड़ा-सा जब चीज़ें महँगी होनी शुरू हुई, 2008 तक तो चीज़ें थोड़ी और भी महँगी होनी ही थी, चूँकि ओलंपिक्स होना था। तब थोड़ा छुट्टा-वुट्टा मतलब ढूँढने में थोड़ी परेशानी होने लगी। तब तक कैशलेस हो गया था। तब तक जो है वीचैट यहाँ पे पेमेंट शुरू हो चुका था। और जो अली पे है, जो अलीबाबा कंपनी का है, वो भी शुरू हो चुका था। तो आज के ज़माने में मैं उस ज़माने को याद करता था कि घर से बाहर बटुआ जो है वॉलेट लेके जाना ज़रूरी होता था, ज़रूरी क्योंकि होता था। पैसे आपको ठीक है। देने होते थे। हाँ, आज के ज़माने में सेल फ़ोन ही सब कुछ है। सही बात है। आपका जो वॉलेट है, आपको पेमेंट करना है वो सेल फ़ोन से करो। आप बस लेना है, मेट्रो लेना है, सेल फ़ोन से आप करो।
कहीं भी आपको कुछ पेमेंट करना है या कुछ भी आपको दिखाना है, आप सेल फोन से दिखाओ। तो कैशलेस पे इन्होंने काफ़ी जोर दिया है, और आज के ज़माने में मेरे ख्याल से जो जो 70-80 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग होंगे वही कैश इस्तेमाल करते होंगे, बाकी सारा कैशलेस है। तो हर जगह कैश, या तो आप सेल फोन इस्तेमाल करो, या आजकल वो क्रेडिट कार्ड में भी जो है वो सिर्फ दिखा के, टच करते हैं जो। टच करके हाँ वैसे पे हो जाता है। तो काफ़ी सहूलियत मतलब हो गई है आज के ज़माने में। सर, 1999 में आप चाइना आए, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका जो ये चीनी सफ़र जो शुरू हुआ वो कैसे हुआ, क्यों आए आप यहाँ पर? और जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि आप पढ़ने के लिए तो चाइनीज लैंग्वेज आए थे, लेकिन पढ़ने आप ड्रामा लग गए, ऐसा क्यों? ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्योंकि बचपन में तो हम लोग सुनते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, हम्म। और चीन के बारे में हमने काफ़ी सुना है, लेकिन सच में क्या है ये बहुत कम लोगों को पता है। तो जब मैं दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया हाई स्कूल में था, ये बता रहा हूँ 1991 की बात, ओके। तो मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट था। तो इतिहास पढ़ते पढ़ते वो चीन का भी थोड़ा इतिहास था, तो उसमें मुझे लगा कि इस इतिहास में जो बातें हैं वो हमारे इतिहास से कुछ मिलती जुलती हैं। ओके। कि जैसे इनका कि भी जैसे कि जैसे कि इनका भी 5000 साल पुराना इतिहास है, हम्म। इनके भी राजे महाराजे बहुत रहे हैं, हम्म। इनकी भी अपनी अलग अलग छोटे छोटे किंगडम रही है, जी। इनके भी कल्चर जो है काफ़ी काफी रिच है। रिच है, हम्म। खान पान काफ़ी रिच है। हम्म। तो हो गई काफ़ी सारी सिमिलैरिटी। जी। तो मुझे वहाँ से थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो 92 में जब मैं 12th ग्रेड में था, तो मैंने सोचा कि अब कहाँ जाऊँ, यूनिवर्सिटी कहाँ ज्वाइन करूँ। तो मैंने सुना जेएनयू, तो मैं सारे कैंपसेस जाके देखा एक बार। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस भी देखा, और जेएनयू जेएनयू जब मैं आया तो मुझे लगा कि यही मेरी जगह है। वो कैसे, क्यों? वो पहाड़ के ऊपर है, अच्छा। ओके। वहाँ का जो माहौल है, और जो लोग, जो जब स्टूडेंट्स से, वहाँ के स्टूडेंट्स से मुलाकात हुई, तो उन्होंने इतने अच्छे से प्यार मोहब्बत से हमसे मिले। हालांकि वो हमसे सीनियर थे, मैं तो स्टूडेंट भी नहीं था वहाँ के, मैं तो 12th ग्रेड का स्टूडेंट था। तो इतने प्यार मोहब्बत से मिले, इतने अच्छे से समझाया उन्होंने, तो मुझे लगा कि ये मेरी जगह है। ओके। तो मैंने फिर मूड बना लिया जेएनयू में एडमिशन लेना है, उसके लिए तैयारी शुरू हो गई। लेकिन जेएनयू में बैचलर लेवल पे सिर्फ फॉरेन लैंग्वेजेस ही है, ओके। थी उस टाइम में, आज का मुझे उतना नहीं पता। मास्टर से जो है वो एमए से जो है वो मास्टर लेवल से फिर शुरू होते थे दूसरे सब्जेक्ट, जैसे इंटरनेशनल स्टडीज हो गए, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस, मास्टर से होता था। तो मैं तो अगर जेएनयू जाना है तो फॉरेन लैंग्वेज चूज करनी है। ओके। तो मैं जामिया के जो हमारे उस वक्त के हेडमास्टर थे उनसे मैं मिलने गया। मैं एक अच्छा स्टूडेंट बन गया था तब तक तो जानते थे मुझे। तो मैंने बोला कि सर जेएनयू जाना है तो फॉरेन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, तो कौन सी फॉरेन लैंग्वेज? तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो अरबिक तो बहुत सारी कंट्री में बोली जाती है, तो अरबिक पढ़ो, और जर्मन पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, और वहाँ का जो सिस्टम है बहुत ही सॉलिड है। फिर एंड में उन्होंने बोला कि लेकिन अभी जो इकोनॉमी बूम कर रही है वो चाइनीज़ इकोनॉमी, ओके। जो चाइनीज़ पढ़ना जो है कहीं से भी नुकसानदेह नहीं होगा, फ़ायदेमंद ही होगा। अच्छा। ये बात उन्होंने कही, मुझे उतनी समझ में नहीं आई क्योंकि मैं तो थोड़ा कल्चर में इंटरेस्टेड था, लेकिन उन्होंने बोला इकोनॉमी के बारे में। सर ने बोला, मैंने अप्लाई किया, और चाइनीज़ में मेरा एडमिशन हो गया। तो इसलिए मैंने 93 में जेएनयू में चाइनीज़ पढ़ना शुरू किया, और चाइनीज़ पढ़ा, और मेरा मास्टर जो है एमए कंप्लीट हुआ चाइनीज़ में 98 में। और 98 में मैंने अप्लाई किया स्कॉलरशिप के लिए। हमारे वक्त में स्कॉलरशिप एक हुआ करता था जिसको बोलते थे CEP, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है। जो कुछ इंडिया के स्टूडेंट सेलेक्ट होके स्कॉलरशिप के साथ चाइना में आके पढ़ते थे, और कुछ चाइनीज स्टूडेंट स्कॉलरशिप लेके इंडिया में जाके पढ़ते थे। ओके।
उन सीईपी स्कॉलर्स को जो है वो दोनों गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलता था। ठीक ठीक ठीक। तो उस स्कॉलरशिप के तहत मैं 99 में यहाँ पे आया और चाइनीज पढ़ने लग गया। लेकिन आपने दूसरा सवाल एक पूछा कि ड्रामा कहाँ से आ गया हाँ इसमें। वही वही और वो भी चाइना में ड्रामा, चाइना में क्योंकि ड्रामा। हमने इंडिया में सुना है कि दिल्ली में एनएसडी है जी जो कि गढ़ कहा जाता है जी ड्रामा का, जी। पर लेकिन आपने चाइना में आकर ड्रामा, वो क्यों? हाँ, चाइना में भी एक ड्रामा का गढ़ है। अच्छा। वहाँ पे एनएसडी बोलते हैं, यहाँ पे सीएडी बोलते हैं, सेंट्रल एकेडमी ऑफ ड्रामा। तो बिल्कुल वो एनएसडी की तरह ही होता है। एनएसडी की तरह ही होता है। अच्छा। मतलब एनएसडी का जो स्टेटस है इंडिया में, वो उसका स्टेटस यहाँ पे है। ओके। पढ़ाने के तरीके अलग हैं, डिपार्टमेंट्स अलग हैं, लेकिन मेन जो कोर्स है एक्टिंग डायरेक्टिंग वो सब तो होता ही है, लेकिन उसका तरीका अलग है। हम्म। तो यहाँ पे भी है, और जो सबसे बड़े बड़े स्टार्स हैं यहाँ पे वो वहीं से पढ़े हुए हैं। जो थिएटर के स्टार्स हैं या जो फिल्म के सबसे बड़े स्टार्स हैं। आपने एक फिल्म देखी होगी, हिडन ड्रैगन। हाँ जी बड़ा फेमस है वो, फेमस फिल्म है ना। बहुत चर्चित फिल्म उसमें है जो लीड एक्ट्रेस है वो मेरे सीनियर थे। ओके ओके। तो वहीं से है। तो आपने सीएडी से ही ड्रामा सीखा आपने? सीएडी से मैंने ड्रामा पढ़ा है, लेकिन सीखा मैंने, शुरुआत मेरी अपनी मम्मी से हुई है। वो कैसे? बचपन में जब मेरी माँ जो है, उनको पता नहीं था एक्टिंग क्या होती है। उन्होंने ना थिएटर देखा था, हालांकि थिएटर मुझे भी पता नहीं था उस टाइम में। फिल्में हम लोग देखते थे, टीवी देखते थे, दूरदर्शन उस टाइम में आता था। तो मेरी मम्मी जब घर में किसी और के बारे में बताती थी तो वो उस इंसान का एक्टिंग करके बताती थी। जैसे मान लीजिए एक इंसान ऐसे बोलता था कि हाँ आप कैसे हैं, वो थोड़ा सा हाँ वो करके बोलता था। तो अगर वो उसकी कहानी सुनाती थी अम्मी, तो वो ऐसे करके सुनाती थी। उसने वो बोला हाँ, तो वो ऐसे ही करके जिसके बारे में वो बात करती थी तो वैसे ही करके वो दिखाती थी। उसकी आवाज, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके एक्सप्रेशन उसी तरह से, सब कुछ वही से। तो अभी मुझे समझ में आया कि वहां से मुझे एक्टिंग की शुरू हो गई थी, ड्रामा की शुरू हो गई थी, शुरुआत हो गई थी वहां से। फिर उसके बाद मैंने भी बताया कि जामिया में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में था मैं। 11th ग्रेड में जब मैं था तो वहाँ पे चूँकि मैं आया था कहीं बाहर से, तो मुझे काफ़ी मेहनत करनी थी वहाँ के स्टूडेंट के लेवल तक पहुँचने तक। तो मैं पढ़ाई आप बेसिकली कहाँ से सर इंडिया में? मैं हूँ धनबाद, जो झारखंड में भी है। ठीक है। वहाँ की मेरी पैदाइश है। ठीक है। तो वहाँ से दिल्ली आने के बाद मुझे थोड़ा कैचअप करना पड़ा। तो दिल्ली में आप सिर्फ पढ़ाई के लिए आए थे या सिर्फ पढ़ाई के रिश्तेदार लिए। रहते थे? सिर्फ पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के लिए। अकेला रहता था मैं। अच्छा। मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ही मैं अकेला, और वो भी हॉस्टल नहीं था। हॉस्टल की काफ़ी किल्लत है इंडिया में, आपको पता ही है। तो रूम लेके बाहर रहना, फिर पढ़ाई करना, तो मुझे और किसी चीज़ में ध्यान नहीं था। लेकिन मैंने देखा कि कुछ शोर शराबा चल रहा है। मैं जा रहा था लाइब्रेरी। 11th ग्रेड की बात होगी, 1991 की बात होगी, विंटर के टाइम में। तो शोर शराबा मैंने देखा जहाँ पे, तो कुछ लोग कुछ कर रहे थे। तो मैंने देखा तो मुझे लगा ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये क्या है। तो मैं किसी से पूछा ये क्या है, तो बोला कि ये ड्रामा ये कर रहे हैं। मैंने कहा ड्रामा क्यों कर रहे हैं? बोला कल्चरल फेस्टिवल चल रहा है। ओके। तो हमारे स्कूल का कल्चरल फेस्टिवल चल रहा था, मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं पढ़ रहा था सिर्फ। ठीक। तो मेरे बोला इंचार्ज कौन है? मैं देखते देखते मुझे लगा कि इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। मुझे पता नहीं था कि ड्रामा, उस वक्त तक मुझे पता नहीं था। तो बोला कि वो जो है सीनियर है, 12th ग्रेड का जो बंदा है वो है इंचार्ज। तो मैं इंतज़ार करके फिर फुर्सत में हुआ तो मैं मिलने गया। मैंने कहा सर अभी जो चल रहा था वो, उसमें मुझे कुछ करने को मिल सकता है, मुझे इंटरेस्ट लग रहा है उसमें। ओके। बोला बोला कि देखो रिजवान, इस साल का तो सब कुछ हो चुका है सेट, अगले साल देखते हैं। मतलब उन्होंने बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाया मुझ में। तो मुझे थोड़ा बुरा तो लगा कि मैंने कहा यार पढ़ाई के अलावा मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, ये मुझे पहली बार लगा। तो चूँकि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी भी साथ में उसी कैंपस में है, तो काफ़ी सीनियर थे वहाँ पे। तो मैं यूनिवर्सिटी के सीनियर्स के पास चला गया, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा सर मैं देखा अभी कुछ, मुझे, और उन्होंने बताया ड्रामा है, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा मैं कुछ कर सकता हूँ उसमें। उन्होंने बोला कि अगले साल देखेंगे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे ड्रामा करना चाहते हो? सीनियर्स ने बोला हाँ कोई बात नहीं, अगले महीने हमारे यूनिवर्सिटी का कल्चरल फेस्टिवल है और हम लोग अभी रिहर्सल कर रहे हैं, तुमको एक छोटा सा रोल दिया जाएगा, चलेगा? मैंने कहा दौड़ेगा।
तो मुझे छोटा सा रोल दिया, रिहर्सल किया तो उनको पसंद आया। बोला कि यार 2-3 और छोटा-छोटा रोल कर ले तू। मैं 2-3 और छोटे-छोटे रोल करने लग गया। फिर जब मेन ऑडिटोरियम में जब शो हुआ, मैं छोटे-छोटे रोल में जब आया, जब तालियाँ बजी मेरे लिए, मुझे लगा यार यही तो है मेरे लिए। तो वो मेरे दिमाग में था और जेएनयू जब आया तो उसका एक्सपेंशन हुआ। तो जेएनयू में भी आपने ड्रामा कंटिन्यू किया आपने? और हाँ, हाँ। और जेएनयू में चूँकि मैं चाइनीज़ लैंग्वेज में एडमिशन लिया, तो चाइनीज़ लैंग्वेज जो है दुनिया की सबसे मुश्किल लैंग्वेज है। ठीक बात है। आपने भी पढ़ी है, पता ही होगा, क्योंकि उसमें अल्फ़ाबेट नहीं होते, कैरेक्टर्स होते हैं राइट, और उसके टोन्स होते हैं। राइट। एक ही साउंड के 10-20 जो है वर्ड्स होंगे एक ही साउंड के। आप किस टोन से, मतलब हाँ, अगर आप आ करके बोल रहे हैं, आ बोल रहे हैं, अ बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उससे उसकी मीनिंग भी बदलती है। ठीक है। और उसकी प्रोनाउंसिएशन, चूँकि मैंने बचपन से ही इंग्लिश, हिंदी और उर्दू पढ़ी है, हम्म। तो मुझे सीखने में, प्रोनाउंसिएशन में उतनी तकलीफ नहीं हुई। उच्चारण करने में ना आसानी हुई, चूँकि मेरा टंग जो है, मेरी जीभ जो है काफ़ी, मतलब प्रैक्टिस कर चुकी थी अलग-अलग ठीक, तरह के साउंड निकालने में। लेकिन फिर 1 साल मुझे 1993 से 94, 1 साल मैंने सिर्फ़ चाइनीज़ पढ़ी है। हम्म। कुछ और नहीं किया। मैंने पढ़ी, लाइब्रेरी, हॉस्टल, खाना, क्लासेस, पढ़ाई, सोना, ये करता था। फिर 1994 में हमारे जो सीनियर थे, जो पीएचडी कर रहे थे, उन्होंने बोला कि हम लोग एक यहाँ पे इप्टा, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में, उसका एक ब्रांच हम लोग जेएनयू में खोल रहे हैं। ओके। तो थिएटर एसोसिएशन, मैंने कहा ड्रामा, बोला हाँ। मैंने कहा इसमें मैं भी रहूँगा। तो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स मैं भी था। ओके। तो वहाँ से शुरू हो गया। तो वहाँ से जब शुरू हुआ तो जेएनयू में काफ़ी सारे क्लब्स हैं, तो उसमें ड्रामा क्लब का कन्वीनर भी मुझे बनाया गया और बाद में मैं इप्टा का जनरल सेक्रेटरी भी बना। तो पोजीशन तो अलग चीज़ है, लेकिन जेएनयू में हमने हर सेमेस्टर में 1 या 2 अच्छे ड्रामा करके स्टूडेंट्स को दिखाए। ओके। और इस वजह से जेएनयू के एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें काफ़ी मदद करती थी फंड वन में, ड्रामा क्लब की तरफ से। और एक बहुत बड़ी घटना हुई थी इस बीच में, मुझे लगता है 96 की बात होगी ये, कि जेएनयू इप्टा ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी के साथ जो है कोलैबोरेट किया। ओके। तो जेएनयू इप्टा ने जब कोलैबोरेट किया तो हमने बोला कि जेएनयू इप्टा के बजाय क्यों ना जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन करे कोलैबोरेट। तो हमने वाइस चांसलर से बात करके फिर जेएनयू और एनएसडी का एक कोलैबोरेशन हुआ, ओके। जिसमें हम लोगों ने जेएनयू में एनएसडी का इंटेंसिव थिएटर वर्कशॉप करवाया, जो 3.5 महीने के करीब चली थी, जिसमें हम लोगों को सर्टिफिकेट भी मिली थी एनएसडी की तरफ से। ठीक। और उसमें जो है जेएनयू एनएसडी के सारे बड़े बड़े प्रोफेसर थे, प्रोफेसर बजाज से लेके प्रोफेसर मोहन उप्रेती जो म्यूजिक सिखाते थे, जो कॉस्ट्यूम की प्रोफेसर थी डोली आहलूवालिया, सारे लोग जेएनयू में कीर्ति जैन मैडम, सारे लोग आके हमारी क्लास लेते थे। तो वहाँ पे हमने इसको थॉरली सीखा। 3.5 साल में हमने जो है एक्टिंग, डायरेक्शन, कॉस्ट्यूम, मेकअप, लाइटिंग, स्टेज क्राफ्ट वगैरह वगैरह, ड्रामा के सारे कंपोनेंट को हमने वहाँ पे अच्छी तरह से सीखा क्लास में बैठ के। तो वहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ाई हुई तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ा। और ये आप चाइनीज लैंग्वेज के साथ सीख रहे थे? हाँ, एक तरफ चाइनीज़ पढ़ रहा था, दूसरी तरफ ड्रामा कर रहा था। तो मेरे ड्रामा में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था उस टाइम में। तो काफ़ी सारे प्ले हम लोग करने लग गए थे। तो फिर आप चाइना कैसे आ गए? फिर आप एनएसडी या फिर आप इंडिया में ही कोई ड्रामा में ही आगे चले जाते? हाँ, तो चूँकि एक होता है कि अगर हमारे पास एक ऑप्शन है बाहर जाके पढ़ने का, बाहर के मुल्क को देखने का, समझने का, और जो लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ, जिसके कल्चर्स ने मुझे प्रभावित किया है, उस देश को देख के आने में क्या बुराई है? अच्छी बात है, क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मेरी जो चाह थी, क्योंकि ड्रामा जो है वो कल्चर का एक पार्ट होता है, ठीक। तो मैं चाह रहा था कि कुछ अपने लेवल पे क्यों ना किया जाए, क्योंकि इंडिया चाइना में इतनी सारी सिमिलैरिटी है और कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी हैं।
तो डिसएग्रीमेंट्स जिनको करना है और जिस लेवल पे सरकार के लेवल पे जो काम हो सकती है वो अपना करें, वो तो अच्छे से करते ही हैं, लेकिन क्यों ना हम एज अ सिटीजन कुछ ऐसा करें कल्चरल फील्ड में जो आपस में एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझने का मौका मिले। ओके। तो मैंने सोचा कि अब मेरे पास ये सहूलियत है कि मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करके चाइना जा सकूं पढ़ने के लिए, तो इसको क्यों ना मैक्सिमाइज किया जाए, इसको क्यों ना और बड़े असर पे बड़े पैमाने पे किया जाए। तो मेरा शौक जो है ड्रामा में बहुत ज़्यादा हो चुका था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इस ड्रामा को और चाइनीज़ कल्चर को समझने में और चाइनीज़ और इंडियन कल्चर को एक साथ लाने में ड्रामा को मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं ओके। काफ़ी उससे घुल मिल गया था। हम्म। तो मैंने फिर चेक किया तो ड्रामा में स्कॉलरशिप था नहीं इंडिया से ठीक ठीक। चाइना के लिए। तो स्कॉलरशिप चाइनीज लैंग्वेज में था। तो स्कॉलरशिप मैंने अप्लाई किया चाइनीज़ लैंग्वेज में मेरे, ठीक है। लेकिन मैंने जो एप्लीकेशन में जो लिखा था डिटेल चाइनीज़ एम्बेसी को, उसमें मैंने साफ लिखा था कि मैं वहाँ पे जाके ड्रामा पढ़ के और कल्चरल फील्ड में दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाने में कुछ काम करना चाहता हूँ, ओके। और हुआ भी यही। ओके। तो इसलिए फिर आप चाइना आए और चाइना आने के बाद फिर आप ड्रामा सीखने लगे आप। जी हाँ, तो 1999 में 99 में मैं जब आया यहाँ पे तो चाइनीज़ लैंग्वेज से ही स्कॉलरशिप थी। हम्म। फिर मैं मैं पहुँच गया ड्रामा एकेडमी पूछते पूछते। ओके ओके। हाँ, चूँकि जाना तो वहीं पे था। हम्म। तो ड्रामा एकेडमी जाने के बाद उनसे मैंने बात की, उन्होंने 10 मिनट के अंदर बोला कि डन, आपका एडमिशन यहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। मैं तो चौंक गया। ठीक ठीक मैंने कहा कि एडमिशन लेटर दे सकते हैं? बोला ले लो। टाइप करके स्टैम्प लगा के उन्होंने दे दिया मुझे। ठीक है। क्या बात है, मैं तो बहुत खुश हो गया। तो उसके बाद अब बारी थी इंडियन गवर्नमेंट भी एग्री करे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ड्रामा में जो स्कॉलरशिप है नहीं, हाँ, क्योंकि आप पढ़ने स्कॉलरशिप आपकी लैंग्वेज में थी लैंग्वेज में थी। और एडमिशन आपको मिल गया ड्रामा में। ड्रामा एकेडमी में 1 साल के बाद, ठीक है। 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद में आता ड्रामा एकेडमी। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने तो एग्री कर लिया है, अब इंडियन गवर्नमेंट को मनाना है। तो मैं एम्बेसी पहुंचा। एम्बेसी के लोगों ने काफ़ी मदद की, खासकर उस टाइम के सेक्रेटरी थे एम्बेसी में विक्रम दोराईस्वामी, जो अभी इंग्लैंड के हाई कमिश्नर है इंडिया की तरफ से, ओके। और जो एम्बेसडर थे उस टाइम में नम्बियार साहब। इन दोनों ने काफ़ी मदद की, और मदद किस सेंस में? मदद स्कॉलरशिप दिलवाने में, यहाँ स्कॉलरशिप को ड्रामा में चेंज करवाने में, और चेंज करवाने में। ओके। फ्रॉम लैंग्वेज टू ड्रामा। ठीक ठीक उन्होंने मदद इसलिए की क्योंकि उन्होंने मेरा काफ़ी शो देखा हुआ था, मैं एम्बेसी में जाके शो करता रहता था। ठीक ठीक तो ठीक उन्होंने तो बोला कि हाँ, तो बोला कि डिजर्विंग कैंडिडेट है। ठीक ठीक। तो उन्होंने मदद इस तरह से की कि चाइनीज़ ने इंडियन गवर्नमेंट को बताया कि ये बहुत अच्छा कर रहा है ड्रामा में, और मुझसे बात करने के बाद कि मेरा प्लान क्या है कि मैं चाइनीज़ और इंडियन कल्चर को किस तरह से एक साथ ला के फिर दोनों देशों में किस तरह से अच्छे रिलेशन है उसको और किस तरह से बढ़ाना है, ये भी मैंने बताया था उनको। तो उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो इसलिए उन्होंने बोला कि चलो इसमें मदद इन द सेंस नॉट पर्सनल बट ऑफिशियल, कि हाँ इसमें कुछ इंडिया चाइना का जो रिलेशन है उसमें कुछ ये कर सकता है, ये इसके प्लान तो हैं। तो उन्होंने फिर इंडियन गवर्नमेंट से बात की, इंडियन गवर्नमेंट आखिर में बोला कि चलो ड्रामा पढ़ो। तो मैं ड्रामा तब आपको ड्रामा में स्कॉलरशिप मिल गया। सेंट्रल एकेडमी ऑफ ड्रामा स्कॉलरशिप जी। के साथ में चला गया वहाँ पे। सही, ड्रामा होता क्या है? क्योंकि हमने बहुत लोगों से सुना है, अरे यार ये बहुत ड्रामे करता है, ड्रामा करता ये बहुत ड्रामा करता है, या बहुत ड्रामेबाज है। तो आखिर ये ड्रामा होता क्या है, और ये ड्रामा और एक्टिंग में क्या अंतर है? हाँ। अच्छा, ये बहुत ही आपने ड्रामेबाजी वाली सवाल पूछ लिया आपने। जी। हाँ, ये बोलते हैं कि ड्रामा कर रहे हो, बहुत कर रहे हो। क्यों कर रहे हो मैं आपको बताता हूँ। और ऐसा लगता है कि हम इंडियंस में एक्टिंग ड्रामा वो कूट तो कूट हमारे के खून भरा में हुआ है, है। खून में ही है, खून में। वो तो ड्रामा कहीं पे भी। तो क्यों ऐसा बोला जाता है कि ड्रामा कर रहा है? जी। अच्छा, ड्रामा होता क्या? अच्छा, ड्रामा जो है हमारे देश में, एक हमारे देश की ये खासियत है कि हम पुराने ज़माने में ही हमारे लोग इतने होशियार थे कि उन्होंने बहुत कुछ कर लिया था। तो ड्रामा हमारा 2200 साल पहले ही नाट्य शास्त्र जो लिख दिया गया था, उसमें लिखा होता कि ड्रामा में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ओके। ड्रामा में क्या क्या रूल हो सकते हैं।
तो वो सब चीज़ें हो रखी है, तो ड्रामा हमारे लिए कुछ नई बात नहीं है। तो देखिए ड्रामा होता क्या है, ड्रामा जो है वो सारे आर्ट फॉर्म का एक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, सारे Okay. आर्ट फॉर्म का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ड्रामा का मेन जो कंपोनेंट मैं आपको बताता हूँ, ड्रामा में एक चाहिए होता है स्क्रिप्ट, ठीक है। जो होता है लिटरेचर, तो लिखी हुई एक स्क्रिप्ट चाहिए। स्क्रिप्ट में होती है कहानी, कहानी के अंदर होते हैं कैरेक्टर्स, कुछ पात्र होते हैं, और कैरेक्टर्स जो है वो अलग अलग किस्म के होते हैं, और इन कैरेक्टर्स को प्ले करने के लिए एक्टर चाहिए होते हैं। ठीक है। तो जो एक्टर वो जो कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं उसको एक्टिंग कहते हैं। जैसे मैं अभी गांधी जी का रोल करूं, ठीक है। तो मैं गांधी जी के तरह दिखने लगूं, मेकअप वगैरह हो जाए और मैं गांधी जी की तरह बात करने लगूं, कॉस्ट्यूम वही पहनेंगे, कॉस्ट्यूम पहने सब गेटअप कुछ, में आएंगे। तो मैं जब बात करने लगूं, जब जब मैं कुछ करने लगूं गांधी जी की तरह, तो वो होती है गांधी जी की एक्टिंग। ठीक है। तो एक्टिंग तो वो हो गई। हम्म, तो ड्रामा है, स्क्रिप्ट है, उसमें कैरेक्टर होंगे, उसमें कैरेक्टर को प्ले करने के लिए कुछ एक्टर्स होंगे, वो जो एक्टर जो करेंगे वो उसको एक्टिंग कहते हैं। हम्म, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक ठीक। तो जो एक्टिंग वो जो करेंगे तो उसको देखने के लिए कुछ ऑडियंस चाहिए। ठीक है। तो दर्शक भी हो गए ड्रामा के अंदर, ओके। स्क्रिप्ट हो गई, कहानी हो गई, एक्टर्स हो गए, और दर्शक हो गए। तो दर्शक को बैठ के देखने के लिए कोई जगह चाहिए, तो थिएटर चाहिए होगी, तो थिएटर भी ड्रामा का पार्ट हो गया। ओके। अब जब एक्टर्स जब एक्टिंग करेंगे तो उनके लिए एक जगह चाहिए होगी जहाँ पे वो उस घटना को दिखा सके, जहाँ पे उस जगह को दिखा सके जहाँ पे वो घटना घटित हो रही है। तो उस जगह को बनाने के लिए एक जगह चाहिए जहाँ पे ऑडियंस ना जाए, तो उसको स्टेज बोलते हैं। ठीक। तो स्टेज हो गई। और चूंकि जो एक्टर होता है वो किसी और इंसान को प्ले कर रहा होता है, तो उस इंसान को देखने के लिए उस तरह के मेकअप चाहिए होगा उसको, उसके बाल कैसे थे, उसका लुक कैसा था, और वो कैसे कपड़े पहनता था। अगर हम हिस्टोरिकल ड्रामा कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए मुगल पीरियड का कुछ अकबर का कर रहे हैं, तो अकबर की तरह कुछ पहनना पड़ेगा, जैसे मुगल आजम में पृथ्वीराज कपूर ने पहना था। ठीक। वो तो इस तरह के पैंट शर्ट पहन के तो नहीं हो पाएगा वो। ठीक बात है, कॉस्ट्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉस्ट्यूम हो गया ड्रामा का हम्म, पार्ट, मेकअप हो गया। ठीक ठीक। कई सारी जगहों पे म्यूजिक की जरूरत पड़ती है जब उस सीन को हाईलाइट करने की जरूरत पड़ती है, तो म्यूजिक का इस्तेमाल हो गया। ठीक ठीक। गाने भी पड़ते हैं ड्रामा में। गाने से जो है ऐसे ही बोल देने से ज्यादा अच्छा होता है, गा के तो उसका ज्यादा असर होता है, क्योंकि उसमें लय होता है, उसमें रिदम होता है, उसमें सब होता है, तो ऑडियंस को ज्यादा अच्छा लगता है और वो ज्यादा याद रहती है वो बातें। डेफिनेटली। जैसे आपको कितनी कितनी फिल्मों के डायलॉग याद होंगे, उतने नहीं होंगे, लेकिन गाने आपको बहुत याद होंगे, राइट। क्योंकि उसका एक वो ऐसा एक आर्ट फॉर्म है जो आपके दिल में और दिमाग में ज्यादा अच्छे से जगह रखती है। तो ड्रामा हो गया, म्यूजिक का भी इस्तेमाल हो गया, अब स्टेज क्राफ्ट भी हो गया, वगैरह वगैरह सब कुछ में। लाइटिंग भी हो गई, क्योंकि लाइटिंग आपको अगर अगर आप सीन है कि कहीं पे कुछ भयंकर आंधी तूफान, बिजली कड़क रही है, तो उस टाइप की लाइटिंग आपको बनानी पड़ेगी, तब लगेगा कि वहाँ पे हो रहा है, तो रियलिस्टिक ज़्यादा बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिलती है तो ड्रामा होता है। ओके। एक्टिंग जो है ड्रामा का एक पार्ट है, एक पार्ट और है। एक्टिंग जो है वो किसी और चीज़ों में भी हो सकती है, फिल्मों में भी हो सकती है। ड्रामा और फिल्मों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। डिफरेंसेस भी हैं, उसके बारे में हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। ओके ओके। लेकिन आपने एक जो बहुत ड्रामेबाज वाली बात पूछी हाँ जी। कि लोग क्यों बोलते हैं कि ड्रामा कर रहा है, हाँ। तो इसलिए लोग उसी को बोलते हैं कि ड्रामा कर रहा है जो आम लोगों से थोड़ा हट के बातचीत करता है, आम लोगों से थोड़ा, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें उतना ड्रामा नहीं है। ठीक है। तो मैंने ऐसे करके पानी पिया, तो ड्रामा नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगा लेमन वाटर, वाओ, लेट मी टेस्ट, वाओ, यमी, तो बैठने वाला उधर जो बैठा होगा बंदा बोलेगा यार नींबू पानी पी रहा है, कितना ड्रामा कर रहा है। हाँ, सही तो बात है। ड्रामा कैसे हुआ ये, हम्म, चूंकि हमने एक, मेरी जो आवाज थी वो बदली, हाँ। मेरी अपनी आवाज नहीं, मैं कुछ और आवाज
एक्साइटेड वाली आवाज में, अपनी डे टू डे वाली आवाज नहीं, एक्साइटमेंट वाली आवाज यूज कर रहा था। मेरे एक्सप्रेशन बदल गए, मैंने वाह हो गया देखो। और मेरे 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 जो बॉडी लैंग्वेज है वो बदल गई। ये सब चीजें जब हो गई, किस इसलिए हो रही थी कि मैं सामने वाले को दिखा रहा था कि क्या बात है। मेन मुद्दा ये है कि ठीक। नींबू पानी क्या जबरदस्त चीज है, ये बहुत अच्छी नींबू पानी है। लेकिन मैं ये बताने के लिए मैं कुछ चीजों का इस्तेमाल किया, ठीक ठीक ठीक। तो इसमें ड्रामा आ गया। तो अगर कोई इंसान एक सिंपल चीज को अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने एक्सप्रेशन, अपने वॉइस से अगर उसको कुछ अलग से अगर बताता है तो उसको बोलते हैं ड्रामा कर रहा है। ये हो गया ड्रामा। चूंकि स्टेज पे जो होता है ड्रामा, यही तो होता है। चूंकि आपको अगर अगर मैं ये नींबू पानी के बारे में बता रहा था, ऐसे बोलते यार नींबू पानी बहुत अच्छा है, क्या बात है, तो शायद लोगों को उतने लोगों की निगाहें इधर नहीं आती, लोगों को याद नहीं रहता। लेकिन मैंने अभी ऐसी जो बोला है ना, तो वो लोगों को याद रहेगी, यार वो बंदा नींबू पानी पी रहा था वहां पे, ड्रामा कर रहा था यार, लेकिन यार तो इसी तरह से स्टेज पे होता है। जब ड्रामा आप कर रहे होते हैं स्टेज पे, तो आपको कोई भी चीज जो है इंटरेस्टिंग बनानी पड़ती है ऑडियंस के लिए, ताकि वो देखे। इंटरेस्टिंग के साथ साथ एंगेजिंग भी होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए, उस इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उसको लगना चाहिए यार हाँ ये कुछ है। तो कभी कभी लगना चाहिए यार मेरी स्टोरी है ये, कभी कभी लगना चाहिए हाँ ये मैंने स्टोरी सुनी थी कहीं पे, या कभी कभी लगना चाहिए हाँ मतलब इंटरेस्टिंग, इन्वॉल्वमेंट, एंगेजिंग, ये सब होना चाहिए। तो उसके लिए आपको वॉइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा सही, उसके लिए आपको सही एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं दुखी हूं तो मैं ऐसे थोड़ी रहूंगा दुखी हूं तो दुखी। तो स्टेज पे ये सब करना पड़ता है। स्टेज अगर मान लीजिए मैं अगर अपनी जिंदगी में दुखी हूं तो मैं दुखी हूं, ठीक बात है। लेकिन स्टेज पे दिखाने के लिए लोगों को कि हाँ ये दुखी है और मुझसे वो कनेक्ट कर रहा है, और चूंकि लोग थोड़ा दूर भी बैठे रहते हैं, तो अगर आप सामने से जो देख पा रहे हैं तो दूर से थोड़ी देख पाएंगे। ठीक बात है। जैसे जेएनयू में हम लोग ड्रामा करते थे, 2000 स्टूडेंट आते थे देखने के लिए। जेएनयू में ओपन एयर थिएटर क्या खूबसूरत है। ओपन एयर थिएटर में 2000 लोग बैठे रहते थे, तो कितना तक मतलब 500 मीटर तक लोग बैठे रहते थे। तो आपकी आवाज और वो मतलब, आपने सुना होगा एक नाम रेडियो ड्रामा। हाँ जी। रेडियो ड्रामा कैसे होता है, वहां पे तो देख नहीं पाते लोग, आवाज है तो आपको आवाज से ही उनको कहानी दिखा देनी है। हाँ राइट राइट। आवाज का ऐसे इस्तेमाल करना है रेडियो ड्रामा में कि वो सुनने वाला देखने लगे वो हाँ ऐसे कुछ हो रहा होगा। तो आपको इस तरह से चीजें, आपको आपकी आवाज, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे इस्तेमाल करना है कि लोगों को कनेक्ट, इंगेजिंग, इंटरेस्टिंग लगे तो वो इंगेज होगा। तो इसीलिए उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। और वही बढ़ा चढ़ा के जब कोई आम बोलचाल की जुबान में करता है तो बोलती है ड्रामा कर रहा है। या अगर थोड़ा सा कुछ दुख हो गया तो वो मतलब, अगर मान लीजिए थोड़ा सा नाखून ज्यादा काट लिया तो बोल तो बोले ड्रामा कर रहा है। हाँ जी। इतना तो नहीं हो गया, ठीक बात। तो ये हो गया कि ड्रामा कर रहा है बहुत। तो सर आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो चाइनीज हैं जिनको आप पढ़ाते हैं, ड्रामा सिखाते हैं? जी सारे चाइनीज है। सारे चाइनीज। और मैं अभी जो हूँ अच्छा बीच में थोड़ी सी बात छूट गई थी, उसको मैं दोबारा बता दूं जी। कि मैंने चाइना इंडिया कल्चरल रिलेशन में कैसे काम किया था। सो मैं ड्रामा एकेडमी में, इसको मैं जल्दीबाजी बता देता हूँ, ठीक है। ड्रामा एकेडमी में जब मैं था तो सेंट्रल अकेडमी ऑफ ड्रामा, सीएडी इधर से और एनएसडी का काफ़ी कोलेबोरेशन हुआ। मैंने काफ़ी उसमें अपना रोल अदा किया। वहाँ के जो डायरेक्टर थे बजाज साहब, अंकुर साहब, वो सारे यहाँ पे आए थे। मैंने उनका इस्तकबाल भी यहाँ पे किया था अच्छे से। और जब मैं कोई अपना ड्रामा करता था तो मैं किसी इंडिया के शॉर्ट स्टोरी को अडेप्ट करके, ड्रामेटाइज करके, उसको चाइनीज में ट्रांसलेट करके फिर उसको दिखाता था। जैसे मुंशी प्रेमचंद का की स्टोरी थी आहुति, उस पर मैंने काम किया था। तो जब मैं इस तरह से कुछ करता था, जब मेरा अपना शो होता था सेंट्रल अकेडमी ड्रामा में, तो मैं एम्बेसडर को, यहाँ पे जो इंडियन एम्बेसडर हैं चाइनीज एम्बेसी में, उनको इन्वाइट करता था, वो आते थे देखने के लिए। तो कल्चरल जो रिलेशन काफ़ी मजबूत होते गए। जब एम्बेसडर आते थे तो प्रोटोकॉल होता था, तो यहाँ पे हमारे वाइस चांसलर जो डायरेक्टर जो होते हैं वो रहते थे, तो उनके साथ वो रहते थे, फिर उनकी कुछ बातचीत होती थी। तो इस तरह से मैंने काम किया। और जो उसके बाद जब मैंने पढ़ाई ख़त्म की यहाँ पे, उसके बाद 2005 के आसपास में मैंने पहला एक इंडियन टीवी शो, कोशिश एक आशा नाम से थी, जी टीवी की थी, उनसे जी टीवी के साथ कोलेबोरेशन करके
यहाँ पे हमने उसको इंपोर्ट किया और उसको डब करके चाइनीज़ ऑडियंस को दिखाया, बहुत पसंद आया। फिर हमने सोनी टीवी के साथ, सहारा टीवी के साथ हमने कोलैबोरेट करके काफ़ी सारे शो यहाँ पे इंडियन टीवी शो जो है वो करवाए। उसके बाद मेरा जो है पढ़ाने का चस्का शुरू हुआ। उसके बाद मुझे टीचर बनने का मौका मिला, मुझे लगा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एक और मेरा पैशन मिल गया, जी। पढ़ाने का पैशन और ड्रामा का पैशन। हम्म, तो कुछ कुछ साल लगे, लेकिन मुझे आखिर में मुझे मौका मिला कि मैं एक इंग्लिश ड्रामा टीचर बन सकूं। और अभी मैं इंग्लिश ड्रामा टीचर, जिसके बारे में भी बात कर रहे थे, और आप पूछ रहे थे चाइनीज़, सारे स्टूडेंट चाइनीज़ ही हैं, लेकिन मैं अभी एक हाई स्कूल का इंग्लिश ड्रामा टीचर हूँ, जो एक इंटरनेशनल स्कूल है, बहुत अच्छा रेप्यूटेड स्कूल है यहाँ का। और वहाँ पे मैं ड्रामा ही पढ़ाता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ओके। लैंग्वेज में भी उनकी जो है, चूँकि ड्रामा के थ्रू लैंग्वेज पढ़ना ये इंटरेस्टिंग बन जाता है, तो उसको पढ़ने में, स्टूडेंट्स को पढ़ने में दिलचस्पी ज़्यादा होती है। वो अच्छे से सीखते हैं, क्योंकि उसको अलग अलग तरीके से उस वर्ड को और उस सेंटेंस को बताया जाता है, और उनको उनको भी करने का मौका मिलता है, तो उनको याद रह जाती है वो बात। लेकिन फ्यूचर में भी उनका कुछ है कि वो कुछ नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे ड्रामा में या मूवीज़ में कुछ बड़ा काम करें। जी जी। तो सर, ये जो ड्रामा है बड़ा सीरियस लिया जाता है क्या इसको चाइना के अंदर? ओह! अभी कुछ सालों से चाइनीज़ स्कूल्स में, खासकर जो प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूल्स में, एक ट्रेंड चला है। अच्छा। उसको बोलते हैं मेइचाओ, हम्म। मतलब एस्थेटिक एजुकेशन। मतलब हर स्कूल में ड्रामा क्लास तो होनी ही चाहिए। ओके। मतलब इसको आज के ज़माने में एक एक वो ऑप्शन नहीं, ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं, बल्कि एक ज़रूरी सब्जेक्ट की तरफ लिया जाता है। तो सारे जो प्राइवेट स्कूल और इंटरनेशनल लेवल के स्कूल है, हर हर जगह जो है ड्रामा क्लासेस है ही है। मैं आपको एक बात बताऊं, इस स्कूल में मैं जब शुरू शुरू में गया तो हम लोगों ने ड्रामा क्लब बनाया। उससे पहले इंग्लिश ड्रामा क्लब नहीं था। और भी बहुत सारे क्लब थे, और भी बहुत सारे फॉरेन टीचर्स थे, और सारे क्लब्स में जो सीट्स अवेलेबल थी, 20 सीट्स फॉर इस क्लब, 20 सीट ही थी, मतलब 20 स्टूडेंट ही रह सकते हैं इस क्लब में। हम्म। तो बाकी सारे जो क्लब्स थे उसमें 2-3 एप्लीकेशन आए, 4-5 आए। ड्रामा क्लब पहली बार में 43 एप्लीकेशन। ओके। मैंने मुझे 20 चाहिए था, हम्म। तो 43 स्टूडेंट्स को मैं तो सर, कैसे उस करूं? क्लब का क्या रोल होता है? तो उसमें उसमें मुझे इंटरव्यू करना पड़ा और सेलेक्ट करना पड़ा 20 बेस्ट का। हम्म। तो उसमें ड्रामा क्लब का ये होता है कि आपको जो है, क्लब का मतलब हो गया कि एक्स्ट्रा करिकुलर, ठीक है। मतलब आपकी क्लासेस, मेन क्लासेस होने के बाद आपका जो 1 घंटा रहेगा, वो आप एक क्लब में जा सकते हैं। तो ड्रामा क्लब में जब आते हैं तो उनको हम, मेन पर्पस तो वही रहता है कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करना है, लेकिन साथ में ड्रामा आप यहाँ पे, तो हमने एक इंग्लिश अच्छी करने का एक माध्यम बना लिया है। लेकिन ड्रामा से जो आपको मिलता है वो लाइफ चेंजिंग होता है। वो कैसे? मतलब ड्रामा करने से पहले मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, ओके। मैं बात करने में झिझकता था, मैं डरता था, और वैसे भी धनबाद जैसे छोटे शहर से आके दिल्ली में काफ़ी कुछ होता है। ड्रामा करने के बाद मुझे कहीं पे भी खड़ा करके कुछ भी बुलवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो कॉन्फिडेंस जो आपको देता है, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ आपने इस लोगों के सामने किया हुआ है। तो लोगों के सामने आप जब कुछ करते हैं, ड्रामा करते हैं, ज़्यादातर वक्त में तालियां पड़ती हैं। तो तालियां जब आपको पड़ती है लाइव, तो उसमें कॉन्फिडेंस आपका ऊपर जाता है, जो आपको लगता था यार और आपका जो फियर है वो भी खत्म हो जाता खत्म है। हो जाता है, क्योंकि वो फियर जो होता है वो गलत होता है। लोग आपको, मतलब वो बू करने या हुटिंग करने के लिए या आपको परेशान करने के लिए लोग नहीं है वहाँ पे, लेकिन हर इंसान को लगता है ना यार, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो झिझक निकल जाती है ड्रामा के थ्रू। तो यानी कि जो कम उम्र में स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनको अपने स्कूल में ड्रामा सीखना चाहिए। हाँ, ये इसलिए जरूरी, इसलिए यहाँ पे एक ट्रेंड बन गया है कि अच्छा। उसको, एक तो इंग्लिश तो हो गई बात, चलो, ठीक है। चूंकि ठीक। वो तो सीखनी सीखनी, ठीक है। लेकिन बच्चों को एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए, कि कहीं पे बंदा खड़ा होकर कुछ बोले, अपने फील्ड में जिस सब्जेक्ट में भी वो जाए, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जाए,
और उसमें लीडरशिप क्वालिटी, अच्छा ड्रामा आपको लीडरशिप क्वालिटी भी सिखाती है। अच्छा, राइट राइट। क्योंकि वो जब कुछ कर रहा होता है तो वो उसको ड्रामा में क्या होता है, अच्छा ड्रामा में कट नहीं होता है। ठीक जब आप स्टेज शो ठीक। कर रहे होते हैं ना फिल्मों की तरह ना, कट नहीं होता है, हाँ जी हाँ जी। वो चलता रहता है लगातार, वन गो में जाता है। वन गो में जाता है। आपने अच्छा किया बुरा किया ठीक है। वो हो गया। ठीक 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 है। ठीक। तो जब जब वो स्टेज पे होता है वो बंदा, अगर उसका छोटा भी रोल है तो वो ओन करता है, वो उसका मालिक होता है। ठीक ठीक। तो मतलब लीडरशिप उसकी क्वालिटी, ये मैं अच्छा करूंगा तो अच्छा होगा, बुरा करूंगा तो बुरा होगा, उसको पता है मैं इसका मालिक हूं। ठीक है। तो वो इसलिए उसका उसका प्रैक्टिस करते करते ये होता है कि हाँ ये तो मेरा है, तो मेरा जो है मैं ऐसे करूंगा, और वो अपने तरीके से करता है, वो अपना अपना सोचता है, उसका अपना भी होता है। रिहर्सल के वक्त अगर वो एक्टर बहुत अच्छा नहीं कर पाता है तब उसको डायरेक्टर बताता है कि ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन वो अच्छा, अगर उसको उसको स्क्रिप्ट करने के बाद उसको समझ में आ गई क्या करना है, और अगर कर दिया और डायरेक्टर बोला क्या बात है यही तो मुझे चाहिए था, तो हो गया, उसका अपना हो गया। ठीक तो वो ठीक। उसको अपना वो अपना बनाता है, उसको ओन करता है, और हम्म स्टेज को ओन करता है। अगर 1 मिनट का भी रोल है तो 1 मिनट बस वही है। हम्म। मतलब दूसरे एक्टर को बताया जाता है कि ये वाला सीन इसके लिए है, इसको इस पे हावी मत होना अभी, क्योंकि वो अगर मान लीजिए कि उसका 1 मिनट का सीन है, वो एक्साइटेड है, उसको स्कॉलरशिप मिल गई है, पूरा एक्साइटेड है, तो वो एक्साइटेड होगा ना, बाकी लोग उसमें थोड़े आगे मतलब वो तो सबसे ज्यादा होगा ना, बाकी लोग उसको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक तो ठीक। 1 मिनट के लिए सिर्फ वही करेगा, और वही हम्म स्टेज ऑन कर रहा होता है, और वही होता है जो होता है। हम्म तो इसमें लीडरशिप आपकी आ गई क्वालिटी, और उसमें क्रिएटिविटी भी हो जाती है कि यार वो सोचता है सोते वक्त, जागते वक्त, बाथरूम करते वक्त कि इसमें मैं और क्या कर सकता हूं जो बुरा ना लगे, हम्म। लेकिन अच्छा लगे, और भी अच्छा लगे। ठीक बात है। तो इस तरह की ड्रामा आपको इस तरह की काफी चीजें दी जो आपको एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनाती है। तो आपने ये सही कही, मेरी मेरी मुंह की बात आपने बता दी कि आज के ज़माने में अगर आपको compete करना है तो स्कूल लेवल से ही ड्रामा की क्लास होनी चाहिए। जी जी। राइट राइट राइट। तो सर जो आपने इंडिया में भी देखा बच्चों को ड्रामा सीखते हुए, अब चाइना में भी आप सिखा रहे हैं, अंतर नज़र आता है भारतीय छात्रों और चीनी छात्रों में? इंडिया में तो मैंने ड्रामा पढ़ाया नहीं है, लेकिन पढ़ा है। पढ़ा है आपने? पढ़ा है। हाँ। तो मॉडर्न ड्रामा जो है ना, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है पूरी ओके। दुनिया में। मॉडर्न ड्रामा तकरीबन एक ही तरह के है, हालांकि हमारा और चीनी इंडिया का छात्र जो है, चीनी स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्ट लेते हैं ड्रामा से। बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ज़्यादा। बल्कि और आप रिकमेंड भी करते हैं कि जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, वो अपने बच्चों को, जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ड्रामा की एक्टिंग सिखाएं, हाईली उसको डालें। रिकमेंडेड, हाईली हाईली रिकमेंड। रिकमेंडेड। मतलब इतना ज़्यादा रिकमेंडेशन है कि आप हालांकि हालांकि कुछ बच्चे हो सकते हैं जो इसके लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है। मैं नहीं चाहूँगा कि हाँ मैं साफ तौर पे बोल दूँ, मैं नहीं चाहूँगा कि बच्चों को फोर्स किया जाए। ठीक ठीक। मेरे क्लास में भी सारे बच्चे थोड़ी आते हैं। अब हम्म। जैसे सिर्फ 20 ही स्टूडेंट आ सकते थे ना ड्रामा क्लब में जब हमने हम्म शुरुआत की थी। हम्म। ड्रामा क्लब में 20 ही आ सकते थे, और 43 एप्लीकेंट्स आए, जिसमें मैंने इंटरव्यू लेके उनको चूज किया, तो 20 ही सिर्फ आए, जिनमें कुछ जिस मैंने 2 ही सवाल पूछे थे, क्यों करना चाहते हो ड्रामा, ठीक क्यों है। आना चाहते हो ड्रामा क्लब में। तो क्या जवाब दिया? तो जिन्होंने जवाब दिया, जो मुझे लगा कि हाँ ड्रामा क्लब के लिए सही है, उन- उनको मैंने चूज किया। ज्यादातर ने जवाब दिया कि मुझे इसके थ्रू इंग्लिश ज्यादा अच्छे से सीखना है। ओके। ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, तो कुछ करके दिखाओ। तो जिन्होंने कुछ सोच रखी थी उसमें, इंग्लिश, अब बच्चे हैं फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट सेकंड ग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा। छोटे छोटे बच्चे, हाँ ओके। फर्स्ट सेकंड ग्रेड के बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं। जब हमने ड्रामा क्लब की शुरुआत की थी तो स्कूल ने बोला कि फर्स्ट सेकंड ग्रेड से शुरू करो, देखते हैं तुम कैसे करते हो, और हिट हो गया वो। पहली बार में एप्लीकेशन इतने ज़्यादा आ गए। तो उन्होंने बोला कि इंग्लिश सीखना है, कुछ ने बोला कि मुझे एक्सप्रेशन और अच्छे सीखना है, कुछ लोगों ने बोला मुझे कॉन्फिडेंट बनना है, ओके। बहुत कम लोगों ने। तो वो कॉन्फिडेंट बनना है वो तो रहेगा ही ड्रामा क्लब में। ठीक है। ठीक। बाकी मैंने बोला कि कुछ करके दिखा। तो जिन लोगों ने कुछ कर दिया, कुछ भी कर दिया, वो इन हो गए।
उन्होंने कुछ नहीं किया, ज़्यादा झिझक दिखाया, क्योंकि मेरे पास, मुझे तो 20 सबसे अच्छों को चुनना था ना, मेरे पास मतलब 43 सीट थे ही नहीं। तो जिन्होंने कुछ अच्छा करके दिखाया बाकी लोगों से, वो लोग हो गए सिलेक्टेड। और अब आप ये पूछ रहे थे कि स्टूडेंट कितना इंटरेस्ट लेते हैं। भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि शुरुआत होती है ड्रामा के गेम से, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब ड्रामा क्लास जो होता है, हम ऐसे नहीं पूछते हैं आपका नाम क्या है, खड़ा होके बताओ, जैसे होता है ना क्लास में, माय नेम इज दिस, नहीं। ड्रामा क्लब में जो भी होता है वो गेम के थ्रू होता है। ओके आपको ड्रामा करके ही बताना है नाम। ओके ओके जैसे अटेंशन भी अटेंडेंस होता है, तो मैं अगर नाम बोलता हूँ किसी का, तो मैंने उसको पहली क्लास में बता दिया था और उनको बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कुछ एक्शन करके बोलना यस सर, ऐसे नहीं बोलना यस सर, तो कुछ यस सर कुछ करके मतलब करना है, ड्रामा करना है। तो वो जो है, जब हम क्लास लेते हैं तो बहुत इंटरेस्ट होता है। तो कुछ जैसे मान लीजिए कि 1 महीने की क्लास हमने ली, अब हमने लगा कि अब जो है सारे घुल मिल गए, अब जो है स्क्रिप्ट हमने इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक स्क्रिप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया जो उसके लिए सूटेबल हो, इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट जो मैं खुद से लिखता हूँ, कि उस तरह के स्क्रिप्ट है नहीं उतने मार्केट में, मैं खुद से लिखा। खुद से लिखने के बाद जब हम लोग रिहर्सल करते हैं, इतना मजा करते हैं बच्चे, और मतलब उनको पता नहीं कि इंग्लिश सीख रहे हैं वो, ठीक है। और ये नहीं कि जो जो से मान ली 20 स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ, एक बंदा जो डायलॉग बोल रहा होता है वो सारे 19 को भी याद हो जाता है। ओके आई एम टेलिंग यू। तो मतलब पूरा स्क्रिप्ट जो है पूरा 20 स्टूडेंट को याद होता है। तो मतलब जो सीखने आए थे इंग्लिश वो तो हो गया, और बाकी और भी चीज़ें हो गई, मेमोरी भी ताज़ी हो गई। तो कोई भी बंदा अगर बीच में डायलॉग भूल गया रिहर्सल के टाइम में, तो 10-12 खड़े होते हैं, अरे ये ऐसे है। मैं भी बिना ड्रामा के एक्टिंग के ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकता। ओके तो इस बार जो मैंने ड्रामा क्लब में जो स्क्रिप्ट लिखा था, उसमें अपना भी रोल लिखा था मैंने, अच्छा मैं खुद का ही रोल कर रहा था। राइट 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 तो मैं भी 1-2 डायलॉग बोला बीच में, सारे बच्चे नए ये डायलॉग है। ठीक 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 तो कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए, आप टीचर को बता रहे हैं कि यार तुमने गलत किया है, मतलब वो ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं, नहीं, ये बिल्कुल, डायलॉग बिल्कुल। इतना मजा करते हैं। और कुछ सीन में मैंने ये जो लिखा था काफी काफी इंफॉर्मेटिव और काफी फनी अंदाज में लिखा था। ओके तो रिहर्सल कर करके इतना हंस रहे थे सारे कि कुछ दिन मेरा रिहर्सल हो ही नहीं पाता था, कि हंसी शुरू होती थी तो रुकती नहीं थी, घंटा भर हंसते रहते थे, वो डायलॉग बोला और हंसे। तो सर अब इंडियन कैरेक्टर भी सिखाते हैं कोई ड्रामा में, किसी परफॉर्म करने के लिए कोई आप किसी इंडियन कैरेक्टर का भी रोल देते हैं क्या करने के लिए? मैं जब स्टूडेंट था सेंट्रल अकेडमी ड्रामा, तो वो तो मैंने किया ही है। ओके अभी जो है, अभी मैं खुद से स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, और लिख रहा हूँ जो जो आसपास में वो जो देख पा रहे हैं अभी। जैसे कि किस? जैसे कि मान ली स्कूल में ही क्या क्या होता है क्लासरूम में, ओके और बच्चे जो है एक दूसरे से कैसे प्यार मोहब्बत से रहते हैं और झगड़ते भी हैं, और एक दूसरे के बारे में कंप्लेन भी करते हैं, और फिर ठीक भी हो जाते हैं। तो उसी पे मैंने इतना फनी करके लिखा था कि उनको लगा था यार तो मेरी स्टोरी, हमारी स्टोरी है। जी जी तो अभी मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। उनको थोड़ा सा, चूंकि ग्रेड 1 ग्रेड 2 की अच्छा स्टूडेंट है, अच्छा छोटे बच्चे हैं। हाँ, तो उनको थोड़ा सा फेमिलियरिटी होनी चाहिए कहानी में, ताकि वो आसानी से कर सके। लेकिन अब जो होगा, अब होगा बड़े लेवल पे, क्योंकि अब जो है मैं अगले सेमेस्टर से जो वो मेरा स्कूल का प्लान है मेरे लिए, उन्हीं का प्लान है कि मैं 3 अलग अलग लेवल पे ड्रामा क्लासेस लूँ। एक तो जिनका मेजर ही ड्रामा है, ठीक है जो ड्रामा ही कर रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट ही ड्रामा पढ़ रहे हैं, चाइनीज में पढ़ रहे हैं, उनको मुझे इंग्लिश में भी पढ़ाना है, और वो और भी अच्छी तरह से इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव लाके करना है। तो उसमें जो आप बोल रहे थे उसमें वो भी आएगा, ओके जो इंटरनेशनल कैरेक्टर्स है वो भी उसमें आएंगे। तो इंडिया के तो काफ़ी हैं हमारे फेमस इवन कैरेक्टर। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर कोटनिस हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, ये ऐसे हैं हाँ जो चाइना में इतने फेमस है, मतलब हर बच्चा बच्चा जानता है ये हाँ, कैरेक्टर्स। टैगोर, हाँ, टैगोर हो गए, गांधी जी को सब गांधी जानते हैं, जी को गांधी जी जानते को हैं, सब सही जानते बात हैं। है। तो वो उस तरह के कैरेक्टर्स भी होंगे फ्यूचर में। और दूसरे तरह के जो है, जो जैसे हमने हमने बताया कि ड्रामा क्लासेस के थ्रू एक स्टूडेंट जो है वो कंप्लीट स्टूडेंट, कंप्लीट ह्यूमन बन जाता है। ठीक है मतलब
जिसको बोलते हैं क्रिकेटिंग भाषा में ऑलराउंडर। ऑलराउंडर, राइट। वो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब कुछ अच्छे से करता है, जी। तो उस तरह से बन जाता है। तो हमारे स्कूल का मानना है कि बाकी जो आर्ट, दूसरे आर्ट के सब्जेक्ट के, जैसे मान लीजिए म्यूजिक, जैसे मान लीजिए डांसिंग, जैसे मान लीजिए फाइन आर्ट, दूसरे सब्जेक्ट जो आर्ट के अंदर के सब्जेक्ट है, उनको भी ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा के थ्रू उनके अपने सब्जेक्ट में और भी महारत हासिल करने का उनको भी मौका मिले, ओके। तो वो क्लास लूंगा। और जो मैं शुरू से करता आ रहा था ड्रामा क्लब, जो ग्रेड 1 ग्रेड 2, जहाँ पे बहुत मजा आता है बच्चों के साथ, मतलब ग्रेड 1 ग्रेड 2 मतलब 5-6 साल 7 साल के बच्चे, ठीक बात है। बहुत मजा आता है उनके साथ। जी। तो वो मैं कंटिन्यू करूंगा, और उसमें एप्लीकेशन पहली ही बार इतने ज़्यादा आ गए थे, इस बार पता नहीं कितने आएंगे। तो ये 3 तरह के ड्रामा क्लास। और सर, ड्रामा एक कनेक्टिंग लिंक मानते हैं इंडिया चाइना के कल्चरल रिलेशंस? बिल्कुल है, और ये मैं कर चुका हूँ ना। जी। मैं जब था सेंट्रल एकेडमी ऑफ ड्रामा में, तो मैंने एनएसजी के साथ काफ़ी ज़्यादा रिश्तों को बढ़ावा देने में, एनएसजी के साथ काफ़ी ज़्यादा मैंने एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट किया था। और वहाँ से डायरेक्टर्स आए भी थे, यहाँ से भी गए थे, यहाँ का बल्कि एक स्टूडेंट भी गया था वहाँ पे पढ़ने के लिए हमारे वक्त में। तो मैं यहाँ पे था और चाइनीज स्टूडेंट वहाँ पे था, पीएचडी कर रहा था मेरे ख्याल से। और इसके अलावा एम्बेसडर भी आए थे। तो क्यों नहीं, बिल्कुल, मतलब कल्चर जो है, कल्चर किसी भी फील्ड का कल्चर, खासकर ड्रामा तो आपका ड्रामा, चूंकि मैं ड्रामा में एक जो फायदा होता है, जो दूसरे आर्ट में भी फायदे उनके हैं, ड्रामा के थ्रू क्या होता है कि आप इंस्टेंट मैसेज दो, इंस्टेंट बात पहुंचाओ, समझ में आ गई, वो ताली बजाएगा, इंस्टेंट बात खत्म। ठीक बात है। आप दूसरे आर्ट फॉर्म में देखो ना, उसको समझने में टाइम लगेगा। हम्म। अगर फाइन आर्ट है, आप देखने जाओ तो ये कैसे बनाया होगा, कैसे क्या किया होगा, इस कलर में क्या बात है, उसमें क्या बात है, अगर डांस भी कर रहा है तो इसमें मूवमेंट में क्या बात है। ठीक बात है। ड्रामा में बात बोली, उसको समझ में आई, वो ताली बजाया, कर दिया, बात खत्म। तो उसकी डायरेक्ट बात होती है, डायरेक्ट कनेक्शन होती है, और सीधा सीधा बात होती है। तो ये उसका एक और फायदा है। तो ड्रामा बिल्कुल और बिल्कुल, ये मैंने इस माध्यम को इस्तेमाल किया था। अगर फ्यूचर में मौका मिले तो मैं इस ड्रामा के माध्यम को इंडिया और चाइना के रिश्तों को सुधारने में बिल्कुल इसका इस्तेमाल करना चाहूँगा, और हो सकता है। सर, पूरी उम्मीद है, और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ इसमें, थैंक यू। क्योंकि इस साल इंडिया चाइना के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसकी 75th एनिवर्सरी है। क्या बात है। और ये साल बड़ा खास भी है जी, इंडिया जी, चाइना के जी, जी, रिलेशंस को देखते हुए। जी, जी, जी। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप ड्रामा के जरिए जी, जी, जी। इंडिया और चाइना का जो कल्चरल लिंक बिल्कुल, है बिल्कुल। उसको और बढ़ावा आप बिल्कुल, दें। बिल्कुल। तो मैं सर, वैसे अगली बार जाऊँगा तो उनसे बात भी करूँगा इस बारे में। अच्छा किया आपने जी एक जी एक एक बात भी यहाँ पे दे दी मुझे एक। जी जी। और सर, आपसे बात करके आपकी जो जर्नी जर्नी रही है, जिस तरह के रंगमंच की तरह वाली, तो बड़ी खास लगी, बहुत ही अच्छी लगी। और काफ़ी चीज़ जानने को मिला, ड्रामा क्या होता है वो जानने को मिला। जी, जी, जी। और आपने जो ये 26 सालों में जो बीजिंग को बदलते हुए देखा है, जी, जी, जी। वो जानने को मिला। जी, जी, जी। क्योंकि आमतौर पर अब सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स में ही पढ़ने को जी, जी, मिलता है जी, ये, जी, जी, जी। पर लेकिन आपने तो अपनी आंखों से देखा आँखों है, से आई देखी है। विटनेस किया है उसको। और एक चीज़ मैं और बताऊँगा जो मुझे इससे हासिल जो हुआ, एक तो पर्सनल सैटिस्फैक्शन तो होता ही है, लेकिन मेरे जो एक्टिव एटीट्यूड रहा है चाइना इंडिया के रिश्तों में, और ख़ासकर यहाँ पे चीन में जब वो पढ़ाना शुरू किया, चूँकि एक जो टीचर होता है, वो किसी भी देश का भविष्य को बनाने में बिल्कुल उसकी भागीदारी होती है। बिल्कुल है। तो मैं तो वहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ जी पे कर रहा हूँ सालों से। तो इन सबको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, मुझे चाइनीज गवर्नमेंट ने ग्रीन कार्ड भी दिया है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जिसको जी बोलते हैं इंटरनेशनल फॉरेनर्स आईडी कार्ड। जी जी। मतलब उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा हक होते हैं यहाँ पे। आप घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, और कुछ भी, मतलब बहुत, वो कार्ड आपके पास है तो और किसी कार्ड की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। और मुझे यहाँ पे तो सर, क्या चाइनीज़ क्या चाइनीज़ बेनिफिट्स होता है, क्या क्या बेनिफिट्स है ग्रीन हाँ, मैं कार्ड भी के? बताता हूँ। और इसके अलावा, ग्रीन कार्ड के अलावा, मुझे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने यहाँ पे चाइनीज़ इंश्योरेंस भी दे रखी है, चाइनीज़ गवर्नमेंट इंश्योरेंस, चाइनीज़ गवर्नमेंट इंश्योरेंस, वो क्या होता है? जिसमें मैं दोनों चीज़ें बताता हूँ। एक तो ग्रीन कार्ड का मतलब हो गया कि ये सबसे बड़ा वीज़ा, और इस वीज़ा में सब कुछ शामिल है। मतलब जैसे कि? इसमें आपको वर्क परमिट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है।
इसमें आपको और भी चीज़ें चाहिए होगी, वर्क परमिट हुआ और दूसरा वीज़ा हुआ, बनाने की ज़रूरत नहीं। ये अगर आपके पास है तो आप 10 मतलब ये अलग-अलग जगहों में अलग-अलग उसका ड्यूरेशन होता है। मेरा सबसे बड़ा वाला है 10 साल का। ओके। 10 साल का हो गया, 10 साल आप आराम से अपना काम करो, आप कंट्रीब्यूट करते बिल्कुल रहो। चीनी नागरिक की तरह रहते हैं, चीनी जो वर्क नागरिक, परमिट की भी तकरीबन आवश्यकता- चीनी नागरिक, तकरीबन हाँ। जब वोट देने का अधिकार नहीं होता हाँ है। हाँ, ठीक है। वोटिंग जब यहाँ पे होती है लोकल लेवल पे, तो जी। वो अधिकार नहीं होता, बाकी सब है। ठीक है, आप घर ठीक। खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं, आप अपनी कंपनी अपने नाम पे रजिस्टर कर सकते हैं, ओके। वो सब कुछ आप कर सकते हैं। हम्म। और 10 साल में एक बार जाके एक्सटेंशन करवाए, जो आसानी से हो जाती है। बनती नहीं है आसानी से, बनाने से पहले बहुत ठोक बजा के उस इंसान को देखा जाता है। क्योंकि मेरा इंडियन चाइना रिलेशन में जो है कंट्रीब्यूशन भी रहा है और यहाँ की सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन रहा है, तो मुझे भी वक्त लगा, लेकिन मुझे मिला। लेकिन ठोक बजा के देखा उन्होंने कि कैसा है, तो वो मुझे मिला। और उसके बाद जो है चाइनीज इंश्योरेंस में ये होता है कि चाइनीज इंश्योरेंस कार्ड है मेरा, उसमें जो है मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो मुझे वो चाइनीज सिटीजन की तरह ही फीस वगैरह भरना पड़ेगा। ठीक है। मतलब 1/3 ये जो भी होता है उस हिसाब से होता है। और उसमें और भी काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे मान ली कभी कुछ एक्सीडेंट हो गया है, उस तरह की कुछ चीज़ें हो गई। और उसमें रिटायरमेंट पेंशन भी शामिल है, ओल्ड एज पेंशन भी शामिल है। अगर मैं 15 साल यहाँ पे काम किया, उसके बाद रिटायर होने के बाद यहाँ पे पेंशन का भी मेरा ओके। इंतजाम होगा। और सर सुना है कि आप पहले इंडियन हैं जिन्हें ग्रीन कार्ड मिला है। शायद, मैंने भी ऐसा कुछ सुना है। अच्छा। और हो सकता है, क्योंकि जब मैं गया था वहाँ पे अप्लाई करने के लिए, तो उन्होंने बताया कि इससे पहले कोई इंडियन अप्लाई किया नहीं था पेजिंग में। ओके ओके। और अगर किसी को मिला भी होगा, पेजिंग से बाहर मिला होगा, और वो 10 साल का शायद नहीं मिला होगा, वो 2-3 साल, 4 साल, 5 साल का होगा। लेकिन ये बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला 10 साल का, शायद मैं ही हूँ, हो सकता है। चलिए, सही है। सर बात करके आपसे बहुत अच्छा थैंक लगा। यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।